फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एजुकेशनल साइकोलॉजी। उससे पहले हमने मनोविज्ञान के अर्थ और परिभाषाएँ पढ़ी और उसके प्रयोगशालाएँ कहाँ-कहाँ स्थापित हुईं, भारत में कहाँ स्थापित हुई, पूरे विश्व में कहाँ स्थापित हुई, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था और स्टार्ट किया था एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी जैसे शैक्षिक मनोविज्ञान जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलके बना है। पहला शिक्षा और दूसरा मनोविज्ञान। ठीक है? शिक्षा का काम क्या है? शिक्षा का काम है मानव व्यवहार में मानव व्यवहार को रूपांतरित करना। क्या? मानव व्यवहार रूपांतरित करना। ठीक है? और मनोविज्ञान का क्या काम क्या है? मानव व्यवहार का अध्ययन करके उसमें परिवर्तन लाना। मानव व्यवहार का अध्ययन भी करता है का अध्ययन करके उसमें बदलाव लाना या परिवर्तन करना। ठीक है? तो इस प्रकार से हम देखते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ ये हो जाता है कि शिक्षण प्रक्रिया में जो-जो बाधाएँ आ रही हैं, शिक्षण प्रक्रिया तो चलती ही रहती है, उसके साथ-साथ शिक्षण प्रक्रिया में जो-जो भी बाधाएँ आती हैं लर्नर की या फिर टीचर्स की, उन बाधाओं को या उन प्रॉब्लम्स को दूर करके मनोवैज्ञानिक विधियों और मनोवैज्ञानिक पद्धतियों और मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से उन बाधाओं को दूर करना या लर्नर जो हैं उनकी प्रॉब्लम्स आ रही है कि वो लर्न क्यों नहीं कर पा रहा है या टीचर्स जो है टीचर्स की क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो लर्नर को अच्छे तरीके से क्यों नहीं टीच करा पा रहा है कि लर्नर को मतलब अधिगमकर्ता को कोई चीज़ याद नहीं हो रही है या ज़्यादा समय तक उसके दिमाग में नहीं बन रही है या जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं मानव व्यवहार में कि उसके जीवन को सुचारुपूर्ण ढंग से चलाने के लिए या उसके व्यावसायिक क्षेत्र में, तो वो सारी चीज़ें शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है? अब स्किनर ने इसके अर्थ को परिभाषित करते हुए क्या लिखा था वो मैं आपको बताती हूँ। स्किनर स्किनर ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से सामाजिक प्रक्रिया से व मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है से ग्रहण करता है। ठीक है? ग्रहण करता है। इस तरह से हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? सामाजिक प्रक्रिया शिक्षा को भी एक तरह से सामाजिक प्रक्रिया कहा गया है और व्यवहार जो है वो समाज में ही काम आता है। तो इस तरह दोनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो शिक्षा मनोविज्ञान बनता है और समाज में शिक्षा को किस तरह से यूज़ किया जाए या शिक्षा का जो यूज़ है उसको उस व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन लाया जाए। शिक्षा को अगर हम सिर्फ़ शिक्षा के माध्यम सिर्फ़ एजुकेशन ही जान के रहेंगे तो वो ज्ञान का उसका व्यावहारिक रूप नहीं समझ में आएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि किसी को हमने पढ़ा दिया, जैसे गणित की ही एजुकेशन ले लेते हैं, तो गणित का ज्ञान जो है पूरी तरह से व्यावहारिक है और अगर बच्चे को गणित का ज्ञान करा दिया गया, उसका व्यावहारिक प्रयोग उसको नहीं आया और व्यावहारिक प्रयोग भी उसको आ गया, वो सही ढंग से कैसे उसको इम्प्लाई करना है या इम्प्लीमेंट उसका कैसे करना है, वो नहीं समझ पाता है, तो उसका जानने का मतलब बिल्कुल अधूरा रह जाता है। तो इस तरह से जो शैक्षिक गतिविधियाँ हैं, उनको सुचारुपूर्ण ढंग से चलाने के लिए और उसको किस तरह से मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, उसको
अच्छे ढंग से चलाने के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? अब हम थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की जैसे महत्वपूर्ण शाखा माना जाता है। शिक्षा जैसे मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत लंबा-चौड़ा है, व्यवसाय के क्षेत्र में, अब दैनिक गतिविधियों में है, औद्योगिक क्षेत्र में और बिज़नेस के क्षेत्र में इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा अब बढ़ चुका है, साइंस में भी अब ये अपनी पैठ बना चुका है। तो एजुकेशन में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, शैक्षिक मतलब शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। वो क्यों होता है और कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई, वो मैं थोड़ा-सा आपको डिस्कस करूँगी, कैसे ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट बनता चला गया। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये पहले दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता था और इसको धीरे-धीरे अरस्तू से शुरुआत हुई थी और ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता चला गया। फिर ये मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में कैसे ये इम्पोर्टेंट हो गया, वो मैं आपको बताती हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में 20वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में इसका सूत्रपात किसने किया था? रूसो ने। इसका सूत्रपात करने वाला रूसो था। रूसो का कहना था कि शिक्षक केंद्रित ना होके पहले शिक्षा क्या होती थी? शिक्षक केंद्रित होती थी। शिक्षक जो चाहता था, जैसे चाहता था बच्चों को पढ़ाता था। पर रूसो का कहना था कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल आधारित होनी चाहिए, ठीक है? बाल आधारित होनी चाहिए, जैसे बच्चों को आधार मान के शिक्षा देनी चाहिए कि जब बच्चा जैसा सीखना चाहता है, बच्चा जैसा आपको जो चीज़ें उसको पसंद हैं, वो चीज़ें करना चाहता है, तो वो वैसी ही चीज़ें उसको सिखानी चाहिए और जो वातावरण है वो शिक्षक के अनुसार ना होके बच्चे के अनुसार यानी स्टूडेंट्स के आधार पर होनी चाहिए। उसके बाद उसको मतलब उसी की बातों को थोड़ा बहुत फॉलो करते हुए पेस्टोलॉजी आए। कौन? पेस्टोलॉजी। पेस्टालॉजी ने भी यही सेम बात कही कि जो शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया को बच्चों पे जो हमारा लर्नर है, लर्नर को ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। लर्नर को ज़्यादा फ़ोकस करने से वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लर्न कर पाएगा और उसके बाद धीरे-धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ती गईं और आए फ्रोबेल। फ्रोवेल के बारे में हम सब जानते हैं कि फ्रोवेल ने एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से इम्प्रूव किया था। एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के साथ-साथ साइकोलॉजिकल जो मेथड्स हैं, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, साइकोलॉजिकल जो थ्योरीज़ हैं, उन सबको फ़ॉलो करते हुए उन्होंने ये बताया जो इसके प्रयोग होते हैं मनोविज्ञान के, वो प्रयोग तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि इन्होंने सारी साइकोलॉजी की सारी चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए फ्रोबेल ने मतलब शिक्षा को बाल केंद्रित बताया और बहुत सारी पद्धतियाँ टीचिंग की इन्होंने बताई कि ये बच्चों के लिए उपयोगी होंगी, बाल केंद्रित शिक्षा होगी और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको किस तरह से शिक्षा दी जाए कि छोटी क्लासेस में प्ले ग्रुप जैसा माहौल क्रिएट किया जाए तभी छोटे बच्चे सीखने की तरफ आकर्षित होंगे और उसके बाद जैसे किंडरगार्टन में किस तरह की एजुकेशन दी जाए, इन सब चीज़ों को विकसित करने का काम फ्रोबेल ने ही किया था। धीरे-धीरे हम आते हैं थार्नडाइक पे। थार्नडाइक ईएल थार्नडाइक को क्या कहा जाता है? थार्नडाइक हो गए, इनको फॉलो करते जड़, टर्मन, ये सारे साइकोलॉजिस्ट हो गए, स्टैनले हॉल हो गए, ठीक है? इन लोगों ने 1920 आते-आते तक ये अपने प्रयोगों और इन सब के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का कितना उपयोग है। तो इस तरह से शैक्षिक मनोविज्ञान अपने आप में मजबूत शाखा बन गया। इसी वजह से सबसे ज़्यादा काम एजुकेशनल साइकोलॉजी के फील्ड में थार्नडाइक ने किया था। इसी वजह से हमारा एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी तो मैंने आपको बताया था कि विलियम वुंड को कहा जाता है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये नोट कर लीजिएगा।
फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। ठीक है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने सबसे ज़्यादा काम एजुकेशनल साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत सारे प्रयोग किए। धीरे धीरे आगे के वीडियोज़ में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं इतना सब समझने के बाद कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। फाइनली हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के नियम सिद्धांतों का प्रयोग शैक्षिक वातावरण बालक का परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के नियम सिद्धांतों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? शैक्षिक वातावरण में बालक के व्यवहार में उसके नियम सिद्धांतों को यूज करते हुए किस तरह से हम उसका व्यवहार परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब शिक्षा को किस तरह से उसके व्यवहार में हम अपना सकते हैं कि उसको किसी तरह से जबरदस्ती याद करने की जरूरत ना पड़े बच्चे को, और किसी तरह से जबरदस्ती उसको सिखाने के उसके ऊपर किसी तरह का मीन्स फोर्स नहीं डाला जाए और वो उसके व्यवहार में आती चली जाए खेल खेल के माध्यम से। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रोल ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशन हम देख लेते हैं। इन सब चीजों का आप स्क्रीन शॉट लेते जाइएगा। रोल ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशन, ठीक है, देखते हैं क्या क्या रोल है। पहला तो रोल ये हम जानते हैं कि ये क्या होती है? बाल आधारित बनाती है शिक्षा को। क्या बनाती है? बाल आधारित या बाल केंद्रित, मतलब लर्नर को सेंटर में लाती है कि लर्नर हमारा सेंटर में रहे, कि लर्नर की क्या आवश्यकताएं हैं, उसको कैसे माहौल की जरूरत है, उसको किस तरह की टेक्निक की जरूरत है जिससे वो अच्छी तरह से चीजें लर्न कर सके। ठीक है, दूसरी चीज कि एजुकेशन को ऐसा बनाती है, सरल व सुग्राह्य बनाती है या सुगम्य बनाती है। हाँ, शिक्षण प्रक्रिया को सुगम हुआ सुग्राह्य। सुग्राह्य का मतलब क्या होता है? मीन्स वो आराम से ग्रहण करने लायक हो, किसी तरह का फोर्स या किसी तरह का फोर्स या जबरदस्ती बच्चे को ना की जाए, बच्चे या किसी तरह का लर्नर हो, जबरदस्ती नहीं की जाए, उसको सिखाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है हमारा जो लर्नर है यानी अधिगम करता की जरूरतों का पता लगाना। ठीक है, उसकी आवश्यकताएं क्या क्या है, किस माहौल में वो सीख सकता है। ठीक है, जैसे उसकी ज़रूरतें हमको पता है, वो स्लो लर्नर है या फास्ट लर्नर है, या किस चीज़ के माध्यम से वो लिखने से ज़्यादा सीख सकेगा या समझाने से ज़्यादा सीख सकेगा, उसको कैसी परिस्थितियों में शिक्षण प्रदान किया जाए, ये हमको एजुकेशनल साइकोलॉजी ही बताता है। नेक्स्ट हमारा है एक और हम रोल जान लेते हैं,
व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगाना, ठीक है? एजुकेशनल साइकोलॉजी के माध्यम से ही हम उसके बच्चों की, जैसे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और कोई बच्चा है बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा है बहुत धीरे सीखता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं उसमें क्या है, कोई रिटर्न प्रोसेस से जल्दी सीखता है, कोई समझाने के प्रोसेस से जल्दी सीखता है, कोई वीडियो देख के जल्दी सीखता है, तो उसमें कौन सी विभिन्नताएं हैं, बच्चों में क्या क्या विभिन्नताएं हैं, कौन किस माध्यम से जल्दी सीख सकेगा, किस पद्धति से जल्दी सीखेगा, कौन सी टीचिंग टेक्निक किसके साथ यूज की जाए, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी हमको प्रोवाइड कराती है, ठीक है? इसके साथ हम एक देखते हैं, उनको एक साथ लेके चलना, चलना या साथ लेके पढ़ाना, ठीक है? ये जैसे हम आज की जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें सभी लेवल के बच्चे, जैसे हमने कहा था व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगाना, तो आज की एजुकेशन में सभी स्तर के बच्चे एक साथ एक क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो एजुकेशनल साइकोलॉजी की ही देन है। उसी के मतलब देन इस तरह से है कि सभी के स्तर का पता लगता है और किस बच्चे को क्या चाहिए और सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह से किया जाए, बच्चों को किस तरह से कौन सी टेक्निक से सिखाया जाए, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी ही हमें प्रोवाइड कराती है। इस तरह से हम देखते हैं कि एजुकेशन की फील्ड में साइकोलॉजी का बहुत रोल बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी की फील्ड क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या हैं और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।